इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो जिसमें हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो हमारे पास 6 प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें हमारी सबसे पहली है प्रॉपर्टी फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज। इसका मतलब हुआ कि अगर हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। अगर इसको हम वेरीफाई करें तो वेरिफिकेशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक डिटर्मिनेंट को मान लेंगे। तो हम लेते हैं एक डेल्टा डिटर्मिनेंट। तो हमारा डेल्टा है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो ये हमारे पास एक डेल्टा है, यानी कि डिटर्मिनेंट। तो इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं अलोंग फर्स्ट रो। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसे एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग इसे अगर हम एक्सपेंड करें तो हमारा डेल्टा क्या आने वाला है, A1 को लेंगे तो B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस B आएगा माइनस B1। तो A2 C3 माइनस C2 A3। अब क्या आएगा, प्लस C1 A2 B3 माइनस B2 A3। तो ये हमारा क्या आ गया, डेल्टा। तो अब हमने क्या करना है कि इसके रोज को कॉलम से इंटरचेंज करना है, ठीक है। रोज को कॉलम से इंटरचेंज करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इंटरचेंज रोज कॉलम से, ठीक है, रोज को कॉलम से। तो अगर हम रोज को कॉलम से इंटरचेंज करेंगे तो हमें एक नई डिटर्मिनेंट मिलेगा। तो नया डिटर्मिनेंट जो मिलेगा उसका हम नाम रखने वाले हैं डेल्टा 1। तो अब हमें हमारा डिटर्मिनेंट क्या होने वाला है, डेल्टा 1 A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। तो ये हमारा डेल्टा 1 हो गया। अब हम कौन सा हमारे पास डेल्टा 1 है, इसे हम एक्सपेंड करेंगे C1 के अलोंग, ठीक है। तो हम तो चाहे तो किसी के अलोंग भी एक्सपेंड किया जा सकता है, जिससे आप चाहो उसी के अलोंग ही एक्सपेंड किया जा सकता है, चाहे हम इसे C1 के करें, C2 या C3 के, या R1 R2 या R3 के, ठीक है। पर हम यहाँ C1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। वो इसलिए पहले जब हम इसे एक्सपेंड कर लेंगे, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हमने इसे C1 के अलोंग एक्सपेंड क्यों किया, ठीक है। तो हम इसे किसके अलोंग एक्सपेंड करने वाले हैं, C1 के। एक्सपेंडिंग अलोंग C1, यानी कि फर्स्ट कॉलम के। और फर्स्ट कॉलम के एक्सपेंड करें तो हमारा डेल्टा 1 होने वाला है। पहले क्या आएगा, A1 को लेंगे तो B2 C3 माइनस B3 C2। उसके बाद क्या आएगा हमारा, हम अब क्या लेंगे, माइनस B1। तो माइनस B1 को लेंगे तो A2 C3 माइनस A3 C2। तो अब क्या आएगा, प्लस C1। तो प्लस C1 आएगा। तो अब कौन कौन से एलिमेंट आने वाले हैं, A2 B3 माइनस A3 B2। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, डेल्टा 1। अब आप डेल्टा 1 को और डेल्टा को देखो, डेल्टा 1 और डेल्टा को, तो दोनों की कौन सी वैल्यू है वो सेम है। आप चेक कर सकते हो कैसे, यहाँ A1 है, A1 B2 C3 माइनस C2 B3 C3 माइनस B3 C2। ठीक है, आप आगे भी चेक करना, सेम होने वाली है। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा इक्वल टू डेल्टा वन, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा वन। तो हमें ये तो वेरीफाई करना था कि अगर हम रोज़ को कॉलम से इंटरचेंज करें क्या डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज होगी या नहीं। तो हमने चेंज किया पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं हुई। ठीक है, तो कैसे मैं आपको बता रहा था कि हमने इसे C2 के अलोंग ही एक्सपेंड क्यों किया। अब आप देखो कैसे, सॉरी C1 के अलोंग हमने एक्सपेंड इसलिए किया कि हमने इसका कंपैरिजन बहुत इजीली कर लिया। ठीक है, कंपैरिजन इसका बहुत इजीली हमने कर लिया। अगर मान लो हम इसे C2 के अलोंग एक्सपेंड करते तो हमें क्या करना पड़ता, इनकी सबकी मल्टीप्लाई करनी पड़ती, फिर इसे अरेंज करके लिखते और प्लस माइनस में काटना कूटना पड़ता। ठीक है, और इसको भी ऐसे करना पड़ता, फिर कंपैरिजन करते तो कितना टफ हो जाता। अब सिंपल से हमने इसे कंपैरिजन कर लिया, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा वन हमारा आ गया। ठीक है, तो इसके बाद हम करेंगे प्रॉपर्टी 2। तो हमारी प्रॉपर्टी सेकंड क्या है, इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स आर ऑफ अ डिटर्मिनेंट। ठीक है, इफ़ एनी टू रोज और columns of the determinant are interchanged, then the sign of determinant change। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है, उसकी अगर हम दो रोज, ठीक है, या फिर दो कॉलम्स किसी को भी आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। यानी अगर हमारे पास पहले उसका साइन प्लस है तो फिर माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस में। तो इसमें क्या करना होता है कि और इसको हम वेरीफाई करें, सबसे पहले तो चलो इसे वेरीफाई कर लेते हैं। तो इसका हम वेरिफिकेशन देखें तो हमारा वेरिफिकेशन है, तो सबसे पहले तो मैं एक डिटर्मिनेंट लेना होगा जिस पे हम करेंगे वेरिफिकेशन। तो हम मान लेंगे लेट डेल्टा इक्वल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, ये हमारे पास डेल्टा आ गया। अब इसे हम एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग एलोंग R1। ठीक है, R1 के अलोंग इसे एक्सपेंड करेंगे तो हमारा डेल्टा क्या आने वाला है, A1 B2 C3 B2 C3 B3 C2 B3 C2 B3 माइनस B1, तो A2 C3 माइनस C2 A3। अब क्या आएगा, प्लस C1। तो प्लस C1 आएगा तो कौन कौन से एलिमेंट आने वाले हैं, A2 B3 माइनस B2 A3। ठीक, तो ये हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा। तो अब इसमें हमें करना क्या है, यानी कि कोई दो रोज या फिर दो कॉलम्स को इंटरचेंज करो। तो हम अब क्या करने वाले हैं, हम इसमें R1 को R2 से इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहे तो C1 को C2 से इंटरचेंज कर लो या फिर C2 को C3 से, किसी भी दो को लो और इंटरचेंज कर दो, चाहे कॉलम हो चाहे रोज। यानी रो को भी हम इंटरचेंज कर सकते हैं या फिर कॉलम्स को। तो इसमें हम दो रोज को इंटरचेंज करना है, सिर्फ दो को करना है, ज़्यादा को नहीं। ठीक है, तो कैसे हम R1 को R2 से इंटरचेंज करेंगे तो हमें एक नया डिटर्मिनेंट मिलने वाला है। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, एक नया डिटर्मिनेंट मिलेगा। तो जब नया डिटर्मिनेंट मिलेगा उसका नया नाम रखना पड़ेगा, हमने नाम रख दिया डेल्टा वन। तो अब हमारे पास डेल्टा वन क्या बनेगा, अब ये R2 ऊपर चला जाएगा और R1 नीचे, यानी कि A2 B2 C2 और यहाँ क्या आएगा, A1 B1 C1 और यहाँ A3 B3 और C3। तो ये हमारा क्या है, डेल्टा वन। तो अब इसे भी एक्सपेंड करना पड़ेगा तो ये तो कंपैरिजन कर पाएंगे, यानी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इसमें इसे हम एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग एलोंग R2। ठीक है, हम R2 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। तो आपको रीज़न तो पता ही है, क्योंकि बाद में हमें डेल्टा वन और डेल्टा को कंपैरिजन करना पड़ेगा।
अगर हम किसी और के अलोंग इसे एक्सपेंड करते हैं तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाएगा, यानी कि वेरिफिकेशन करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। पर ऐसा हम सीधा ही हम कंपेरिजन कर लेंगे, ठीक है। तो हम इसे किसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, R2 के, क्योंकि देखो कौन सा हमारा R1 यहाँ था, अब यहाँ अब इस वाले में डेल्टा 1 में वो R2 बन गया, ठीक है। तो हम इसे R2 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। तो हमारा डेल्टा 1 होने वाला है A1 को लिया तो B2C3 माइनस C2B3 माइनस, अब क्या आएगा, अब इसका साइन देखो, अगर इसका साइन कैसे होता है, ये प्लस होता है और ये माइनस, तो प्लस माइनस आपको सिर्फ माइंड में याद रखना होता है, यहाँ लिखना नहीं होता है। तो यहाँ माइनस आएगा पहले तो ना, और यहाँ माइनस आया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यानी कि B प्लस का है ना B1, तो यहाँ B1 प्लस का हो गया हमारा। तो B1 को लिया तो अब क्या आएगा, A2C3 माइनस C2A3 अब आगे क्या आएगा, माइनस C1। तो C1 को लिया हमने, अब हमारे पास C1 को लिया तो अब क्या लेंगे, A2B3 B2A3 यानी A2B3 माइनस B2A3। तो ये हमारा डेल्टा 1 हो गया। अब डेल्टा 1 में हम क्या करेंगे, कौन सा हमारा इधर वाला पोर्शन है, इसमें से पूरे में से हम माइनस कॉमन ले लेंगे। अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो हमारा डेल्टा 1 क्या होने वाला है, देखो हमने माइनस कॉमन ले लिया तो हमें हमारे पास अंदर क्या बचेगा, कैसे हमारे यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो A1 बाकी वैसे ही रहने वाला B2C3 माइनस C2B3 ब्रैकेट बंद। अब ये प्लस है तो माइनस B1 A2C3 माइनस C2A3 माइनस C1, अभी कौन सा ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस था माइनस तो प्लस C1 A2B3 माइनस B2A3 ब्रैकेट बंद। अब आप गौर से देखो कौन सा हमारा ये बड़े ब्रैकेट में कौन सा हमारी ये दे रखा है हमें, कौन सा वाला, ये वाली चीज़ और ये डेल्टा, ये दोनों सेम है, यानी कौन सा हमारा ये एक्सपेंशन कर रखा है, हमें एक्सपेंड कर रखा है जो हमने ये वाला ब्रैकेट के अंदर है जो, ठीक है, माइनस को छोड़ के, और डेल्टा कौन सा हमने इसे एक्सपेंड किया था, ये दोनों सेम है, यानी कि ये डेल्टा के इक्वल है, आप चेक कर सकते हो। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं डेल्टा 1 इक्वल टू माइनस डेल्टा 1 इक्वल टू माइनस डेल्टा। तो यही चीज़ हमें वेरीफाई करनी थी। अगर हम किसी दो रोज या कॉलम को चेंज करें, तो हमने यहाँ दो रोज को इंटरचेंज किया तो हमें क्या हुआ, दो रोज को हमने इंटरचेंज किया तो हमें कौन सा नया डिटर्मिनेंट मिला, उसका साइन चेंज हो गया, पहले पॉजिटिव था अब नेगेटिव हो गया, यानी डेल्टा 1 इक्वल टू माइनस डेल्टा, ठीक है। तो यही हमें वेरीफाई करना था। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम कोई दो रोज या फिर दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो हमें माइनस साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो ये हम इक्वल लिख सकते हैं। तो ये हमारी थी प्रॉपर्टी सेकंड। अब हम प्रॉपर्टी थर्ड को देखेंगे। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी थर्ड। तो हमारी प्रॉपर्टी थर्ड क्या है, इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो, यानी कि किसी भी डिटर्मिनेंट की दो रोज या फिर दो कॉलम्स आइडेंटिकल हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होने वाली है। तो इसे अगर हम चेक करें या फिर वेरीफाई करें, यानी वेरिफिकेशन देखें इसका, तो इसके लिए हमें कोई डिटर्मिनेंट लेना होगा। हमने डिटर्मिनेंट ले लिया डेल्टा, तो हमारे डेल्टा में एलिमेंट हैं 5 3 2 1 4 7। अब इसमें हम C1 और C3 को आइडेंटिकल कर लेते हैं, तो 5 3 2, ठीक है। आप चाहो तो किसी और को भी आइडेंटिकल कर सकते हो, कैसे C1 और C2 को, या फिर C2 और C3 को, ठीक है। ऐसे ही रोज में तो आप चाहो तो पहली और दूसरी रो को आइडेंटिकल कर लेना, या फिर
दूसरी और तीसरी को, किसी को भी आप 2 रोज या फिर 2 कॉलम्स आइडेंटिकल करने होते हैं और उसके बाद आप चेक कर सकते हो। तो अगर हम यहाँ चेक करें तो चेक करने के लिए इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा, और डिटर्मिनेंट 0 है तो फिर हमने चेक कर लिया कि हमारा प्रॉपर्टी 3 में क्या होता है। ठीक है, तो हम इसे एक्सपेंड करेंगे R1 के लो, तो हमारा डेल्टा आने वाला है 5। तो 5 को लेंगे तो 4 2 8 और 7 3 21। अब क्या आएगा -1, तो -1 को लेंगे तो 3 2 6 और 3 2 6, तो 6 - 6 अब आएगा +5। तो 5 को लेंगे तो 3 7 21 -8, तो हमारा डेल्टा आया 5। तो -21 बड़ा है 8 से, तो 21 में से 8 जाएगा तो 13 बचेगा माइनस का। अब ये तो 0 हो गया, 0 को लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, चलो लिख लेते हैं -0। अब प्लस 28 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 13। तो आगे हमारे पास क्या आने वाला है -65, तो ये तो लिखो ही मत, आगे +65 लिख लो, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारा डेल्टा 0 आ गया। ठीक है, तो यही हमें चेक करना था कि डेल्टा 0 आएगा नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, और किसी भी डिटर्मिनेंट की 2 रोज और कॉलम्स आइडेंटिकल हैं तो उसका डिटर्मिनेंट 0 ही होने वाला है। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर तीनों ही रो या फिर कॉलम आइडेंटिकल है तो भी हमारा 0 रहने वाला है। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 ही आइडेंटिकल हो, और तीनों आइडेंटिकल है तब भी 0 होने वाला है, क्योंकि उसमें 2 तो आइडेंटिकल है ही ना, हमें 2 आइडेंटिकल चाहिए कम से कम। तो 2 आइडेंटिकल है तो 0 है ही, अगर तीनों है तब भी 0 है। ठीक है, ऐसा मत समझना कि अगर तीनों है तो तीनों 0 नहीं होने वाली है। ठीक है, क्योंकि हमें तो सीधा अप्लाई करना होगा। तो 2 है तो जब भी 0, 3 है तो जब भी 0। तो इसके बाद हम प्रॉपर्टी 4 देखेंगे। तो प्रॉपर्टी 4 हमारी क्या है, तो हमारी प्रॉपर्टी 4 क्या है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट k, देन द वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय k। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास मान लो कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट मान लो हमारा डेल्टा 50 है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि उसके किसी एक रो या कॉलम को हमने किसी कांस्टेंट, किसी भी k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4, तो हम यहाँ k की वैल्यू मान लो हमारे पास 2, यानी कि 2 से हमने उस डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब जब हमने उस मल्टीप्लाई को किसी एक रो को या फिर कॉलम के सारी एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो जब हमारा डेल्टा 1 बन के यानी कि नया डिटर्मिनेंट बनेगा, तो कौन सा हमारा डेल्टा 1 यानी नया बनेगा, उसका डिटर्मिनेंट 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि नया डिटर्मिनेंट हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को अगर हम इसका अगर हम वेरिफिकेशन देखें, ठीक है, प्रॉपर्टी 4 का, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक डिटर्मिनेंट लेते हैं, लेट डेल्टा इक्वल टू a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ठीक है, हमने ये एक डेल्टा ले लिया। अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो इसे हम करेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1, यानी कि फर्स्ट रो के। तो हमारा डेल्टा क्या निकल के आने वाला है, a1 b2 c3 b2 c3 माइनस c2 b3 माइनस, अब क्या आएगा -b1, तो a2 c3 माइनस c2 a3 अब क्या आएगा प्लस c1, तो प्लस c1 को लेंगे तो a2 b3 b2 a3 माइनस b2 a3, तो ये हमारा डेल्टा निकल के आ गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, किसी एक रो या फिर कॉलम के सारी एलिमेंट को किसी भी कांस्टेंट, कैसे हम यहाँ क्या लिया, k से मल्टीप्लाई करनी किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट को।
तो इसमें हम R1 को K से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। किसको कर रहे हैं? R1 को। R1 मल्टीप्लाई बाय K, ठीक है। R1 के सारे एलिमेंट हम K से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक नया डिटर्मिनेंट मिलेगा डेल्टा 1। तो डेल्टा 1 में क्या होगा, कितने भी A के एलिमेंट है यानी R1 के, उसके सारे एलिमेंट को हम K से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डेल्टा 1 क्या मिलने वाला है, KA1 KB1 KC1। तो बाकी दोनों सेम रहने वाले हैं जैसे पहले थे, A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया डेल्टा 1। तो इसको भी हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो पहले अगर कैसे हमने R1 के अलोंग एक्सपेंड किया, अब भी R1 के करेंगे, ठीक है। तो अगर हम किसी और के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो हम सब कुछ मल्टीप्लाई करके फिर चेक करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा टफ हो जाएगा। अगर हम R1 के अलोंग करेंगे तो हम ईजिली कंपेरिजन कर पाएंगे डेल्टा को और डेल्टा 1 को। तो हम इसे एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 यानी कि फर्स्ट रो के। तो हमारा डेल्टा 1 आने वाला है, तो KA1 आएगा पहले, KA1। तो अंदर क्या आने वाला है, B2 C3 B2 C3 C2 B3 C2 B3 माइनस अब क्या आएगा, KB1 KB1। तो KB1 तो अब क्या आएगा, A2 C3 A2 C3 माइनस C2 A3 C2 A3 और उसके बाद प्लस KC1 प्लस KC1। तो प्लस KC1 आएगा तो A2 B3 माइनस B2 A3 B2 A3। तो हमने इसे एक्सपेंड कर दिया यानी कि हमारा डेल्टा 1 ये आ गया, ठीक है। अब आप गौर से देखो, डेल्टा 1 में K कॉमन आ रहा है, यहाँ भी K है, यहाँ और यहाँ, तीन जगह K है, इसे हम कॉमन ले सकते हैं। तो हमारा डेल्टा 1 क्या बनने वाला है, K हमारा कॉमन आ गया है, तो अंदर क्या बचेगा, A1 B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस B1 A2 C3 माइनस C2 A3 प्लस C1 तो A2 B3 B2 A3, ठीक है। ये हमने K कॉमन ले लिया यानी कि यहाँ से K का बाहर आ गया तो हमारा यहाँ A1 बचा और यहाँ से हमने K कॉमन लिया, यहाँ B1 और यहाँ से तो C1, ठीक है। अब आप गौर से देखो कौन सा हमारा ये बड़े ब्रैकेट के अंदर जो सा हमने एक्सपेंड करके लिखा हुआ है, ये वाली वैल्यू और डेल्टा की वैल्यू ये दोनों इक्वल है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। आप चेक कर लेना। तो इसका मतलब ये पूरा डेल्टा ही है, तो हम डेल्टा 1 इक्वल टू क्या ले सकते हैं, K टाइम डेल्टा, K टाइम डेल्टा। तो ये चीज़ हमें चेक करनी थी कि अगर हम किसी एक रो या कॉलम को किसी कोस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो क्या हमारा नया डिटर्मिनेंट उस वाले कोस्टेंट के मल्टीप्लाई के इक्वल आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, मल्टीप्लाई के इक्वल नहीं यानी कि उतने टाइम मल्टीप्लाई होता नहीं हो पाएगा या नहीं, तो हमारा हो गया, ठीक है। यानी डेल्टा 1 इक्वल टू K डेल्टा। तो ये चीज़ हमें चेक करना था। तो अगर इसे हम एक एग्जांपल लेके इसे अप्लाई करके देखें कि अप्लाई होता है या नहीं होता है, तो हम एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं, डिटर्मिनेंट। तो कैसे हमने एक डिटर्मिनेंट ले लिया A, ठीक है। तो A डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो इसमें हम एलिमेंट लेते हैं 3 2 5 2 7 3 1 0, चलो यहाँ भी कुछ ले लेते हैं 4 3, ठीक है। हमने ये एक डिटर्मिनेंट ले लिया। अब इसका हम एक्सपेंड करते हैं R1 के लो, ठीक है। तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या आएगा, 3 7 3 21 माइनस 12 माइनस 2 3 6 माइनस 20 प्लस 1, तो 6 माइनस 35 6 माइनस 35। तो हमारा डिटर्मिनेंट डेल्टा A क्या आने वाला है, 3 की मल्टीप्लाई होने वाली है 9 से, तो 27
ठीक है, यहाँ 9 बचेगा ना, -2 मल्टीप्लाई विद माइनस का 14, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +28, तो +1 यहाँ 35 है, तो 35 तो माइनस का 29, यानी 1 की मल्टीप्लाई माइनस के 29 से, तो -29 आने वाला है। ठीक है, तो अब ये 27 और 28, अब आप गौर से देखो ये 29 लिखा है, तो ये 28, तो यहाँ माइनस का 1 बचेगा इन दोनों में, तो माइनस का 1, तो माइनस का 1 ये बचेगा, तो 27 है, तो डेल्टा ए हमारा 26 आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसे चेक करना है कि ये अप्लाई कैसे करना है। तो अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए में 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें हमारा नया डेल्टा क्या बन जाएगा, पहले क्या है 26, तो अगर इसमें हम 2 की मल्टीप्लाई कर दें किसी एक या रो में या फिर कॉलम में, तो हम सेकंड वाले कॉलम में करते हैं 2 की मल्टीप्लाई। ठीक है, किसकी, 2 की मल्टीप्लाई, तो हमारा डिटर्मिनेंट चेंज हो जाएगा। इसका हम नाम रखने वाले हैं अब, थोड़ा सा इरेज कर लें, आप इसे पोज करके नोट डाउन कर लेना पहले। ठीक है, तो थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, इसे इरेज करते हैं। ठीक है, इतना ही काफ़ी है। तो अब हम किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम में 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास नया डिटर्मिनेंट बनेगा, उसका हम नाम रखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1। ठीक है, इस तरीके से लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 2 5, C2 में मल्टीप्लाई करेंगे, C2 यानी C2 के एलिमेंट में मल्टीप्लाई करनी है 2 की, तो 4 14 6 1 4 3, बाकी सब सेम रहने वाला है। तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ A1 क्या आने वाला है, चलो इसे B लिख लेते हैं यार, पढ़ने में दिक्कत आ रही है ना, इसे हम इसको नाम B रखते हैं। तो R1 के एलों को एक्सपेंड कर देना आप, तो R1 के एलों को इसे हम एक्सपेंड करें तो क्या आएगा 3 14 3 जा 42 -24 -4 6 -20 +1, तो 2 6 जा 12 14 5 जा 70। ठीक है, तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ बी आने वाला है, तो यहाँ बचेगा हमारा 6 और 12 18 18 3 जा 54 -4 है, तो अंदर माइनस का 14 बचने वाला है, तो -14 4 जा 42 56 माइनस है ये, और अंदर में हमारा क्या बच रहा है, ये क्या बचेगा माइनस का 14 -14 4 जा, तो माइनस माइनस पहले तो प्लस लिखो, और 14 4 जा 56। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ प्लस का 1 है, तो प्लस से 1 के मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ही रहने वाला है, तो 17 में से 12 जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा माइनस का 58। ठीक है, तो अब यहाँ क्या बचेगा हमारा माइनस का 2, क्या बचने वाला है माइनस का 2, तो ये हमारा आएगा माइनस का 2 बचेगा, इन दोनों को घटाओ तो वो माइनस का 2 इसमें से कम होगा फिर, तो 52। डेल्टा बी हमारा कितना आया 52। ये तो हमारा रोंग आ गया, रोंग क्यों आया भैया, सही आया, पहले 26 था अब 52 आ गया, डबल हो गया, डबल ही होना था। ठीक है, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई की है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ बी 2 = 26, तो हमने इसमें किसकी मल्टीप्लाई की है 2 की, तो इसके डिटर्मिनेंट में अब कौन सा हमारा क्या आया 52 आया, तो 52 को हम क्या लिख सकते हैं, 52 को लिखा जा सकता है 2 × 26, तो इसका मतलब किसी भी रो में या फिर कॉलम में किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई की हमने, तो उसके डिटर्मिनेंट में ही उतने की मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, कैसे हमने इसके C2 में 2 की मल्टीप्लाई की, तो ऑटोमेटिक ही इसके डिटर्मिनेंट में भी 2 की मल्टीप्लाई होके 52 बन गया ये। ठीक है, तो ये हमारी हो गई प्रॉपर्टी 4। अब हम करेंगे प्रॉपर्टी 5।
प्रॉपर्टी नंबर 5 है, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ अगर हम यहाँ तक समझें इसे, इसका मतलब ये हुआ कि किसी रो या कॉलम के, किसी रो या कॉलम के, हम चाहे रो को चूज़ करें या फिर कॉलम को, ठीक है। तो इसमें कैसे रो चूज़ कर रखी है, ठीक है, कि कुछ एलिमेंट या फिर सारे एलिमेंट कह लो आप, यानी कि इसमें सारे एलिमेंट के साथ लैम्डा को ऐड किया गया, ठीक है। यानी कि किसी डिटर्मिनेंट की रो या कॉलम के कुछ एलिमेंट या फिर सारे एलिमेंट, इसमें सारे एलिमेंट के साथ कैसे लैम्डा लगा रखा है, को ऐसे एक्सप्रेस किया हो कि उसमें कोई टर्म को ऐड कर रखा हो, ठीक है, उसके एलिमेंट में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट या फिर टर्म ऐड कर रखा हो। कैसे, इसमें सबसे पहले बात क्या है, कोई रो या कॉलम, तो इसमें रो ले लो, आपने इसमें क्या चूज़ कर रखा है, रो, तो उस रो के एलिमेंट के साथ कोई एक्स्ट्रा टर्म को ऐड कर रखा हो। कैसे, इसमें लैम्डा पहले A1 के साथ लैम्डा 1, B1 के साथ लैम्डा 2, C1 के साथ लैम्डा 3। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स, यानी इसको हम 2 डिटर्मिनेंट में तोड़ सकते हैं, यानी कि इसको ही हम 2 डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे देखो, तो हम लिखेंगे A1 B1 प्लस C1, ठीक है। तो हमने पहले कौन सा A1 B1 C1, तो ऐसे हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद कौन से बाकी ये कौन सी दोनों रोज हैं, इनको एज इट भी ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक। तो किस में लिखना है, 2 डिटर्मिनेंट लिखने एज अ सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स। तो पहला डिटर्मिनेंट हो गया, अब एज अ सम करना है तो ऐड करना पड़ेगा प्लस, ठीक। तो अब हमने ये वाले लैम्डा को छोड़ के सब कुछ लिख लिया हम, ठीक है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 को छोड़ के बाकी सब कुछ वहाँ लिख दिया। अब हम क्या लिखेंगे, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, ठीक है। अब क्या लिखा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3। अब बाकी कौन सी 2 हमारी ये रोज बचेंगी, इनको भी साथ एज इट ही लिख देंगे, यानी कोई चेंज नहीं करने वाले। A2 B2 C2 A3 B3 और C3, ठीक है। तो हम इसको यानी कि अगर ऐसा लिख रखा हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात, यानी कि पहले हमने A1 B1 C1 को ये लेके और बाकी दोनों रोज को ऐसे ही एज इट इसमें लिख दिया। बाद में हमने लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 फर्स्ट रो में लिखा, और बाकी कौन सी हमारी 2 रोज बची वो ये वाली ही उठा के हमने यहाँ लिख दिए, ठीक है। तो अब आपको प्रॉपर्टी नंबर 5 समझ में आ गई होगी। कैसे हम अगर इसको एग्जाम्पल लेके समझें, नॉर्मल एग्जाम्पल, कैसे मान लो हमें ये दे रखा हो A B C x प्लस वाई वाई प्लस जेड और जेड प्लस पी, ठीक है। और यहाँ लिख रखा हो 3 चलो यहाँ कोई नंबर ही लिख लेते हैं 3 5 7। अगर इस तरीके से लिख रखा हो तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, देखो हम लिखेंगे A B C x, ठीक है। पहले वाले को लिख लो x y और z को x y z, ठीक है। तो अब कौन सा नीचे वाला है, इसको भी सेम टू, पहले वाले को हमने सेम टू सेम लिख दिया और नीचे वाले को तोड़ना तोड़ के किसको लिखेंगे, जिसमें एक एलिमेंट को एज अ टर्म ऑफ 2 में लिखा हो, यानी कि दो टर्म है ना यहाँ, x और y और z और p। तो हमने पहला टर्म लिख लिया x y और z। अब कौन सा हमारा R3 है, इसको तो एज इट ही लिखना पड़ेगा, कैसा यहाँ है वैसे ही इधर लिख देंगे 3 5 7,
ठीक, और प्लस अब ऐड करना पड़ेगा। अब पहली और दूसरी को तो वैसे पहले और तीसरी वाली को तो वैसे ही लिखेंगे। कैसे? यहाँ हमने दूसरी और तीसरे वाले को सेम टू सेम यहाँ लिखा था, तो यहाँ पहली और तीसरी वाली को बिल्कुल सेम टू सेम लिखेंगे। दोनों बार लिखना होता है, ठीक है। कैसे? यहाँ भी लिखा और यहाँ भी। अब कौन सा नेक्स्ट डिटर्मिनेंट लिखेंगे, उसमें भी ये दोनों रो और दोनों रोज आएंगी, पहली और तीसरी। ए बी सी। अब यहाँ x प्लस वाई था तो x तो हमने यहाँ लिख लिया, अब क्या बचा? y, और यहाँ z और लास्ट में p। अब बाकी R3 को तो ऐसे ही लिख देंगे 3 5 7, 3 5 7, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखना है। एक अब कैसे हमने रो में लिखा, अब ऐसे कॉलम में भी लिखा जा सकता है। तो कॉलम में कैसे हम यहाँ लिखें, तो एक एग्जांपल लेके समझे। चलो इसको ही लेके समझ लेते हैं, ठीक है। और इन्हें हम इरेज कर देते हैं। कैसे? ए के साथ लिखा हो D और x के साथ चलो y लिख लो यहाँ, और 3 के साथ 7, ठीक है। अब पहले यहाँ रो में हमने 2 टर्म को लिखा था, यानी कि एक एलिमेंट में 2 टर्म लिख रखे थे। अब यहाँ कॉलम में 2 टर्म लिख रखे हैं, यानी कि कॉलम के एलिमेंट्स में 2 टर्म को लिखा है। अब इन्हें हम 2 डिटर्मिनेंट में कैसे लिखेंगे, तो कैसे पहले लिखेंगे, तो पहले इसको लिख लो आप पहले ax3 को, ax3, ठीक है। और दोनों r और c2 और c3 को तो ऐसे ही लिख देंगे एज इट। कैसे है? b y 5 cz 7, ठीक है। अब इनके हमने पहले एलिमेंट तो लिख लिया, यानी कि पहले टर्म तो लिख लिया ना हमने c1 के। अब c1 के दूसरा टर्म को लिखना होगा dy7 प्लस dy7, और उसके बाद c2 और c3 को ऐसे ही सेकंड वाले डिटर्मिनेंट में भी लिख देते हैं by5 और cz7, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर्टी नंबर 5 को कैसे अप्लाई करना है, ठीक। तो इसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट देन द इक्वी मल्टीप्लाई ऑफ अ corresponding एलिमेंट ऑफ अदर रो और कॉलम आर एडेड देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सेम। अगर इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो हमारे पास कोई एक डिटर्मिनेंट है, तो पहले में एक डिटर्मिनेंट लेते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। हमने ये डिटर्मिनेंट ले लिया। इसके बाद क्या करना है कि किसी रो या कॉलम को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि एक ही कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाए सारे एलिमेंट को, ठीक है। और किसी दूसरी रो और कॉलम में ऐड कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए। तो अगर इसको मैं आपको करके दिखाऊं तो कैसे करेंगे, देखो। तो अब डेल्टा तो चेंज होने वाला, डेल्टा 1 लिख देते हैं हम। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है किसी एक रो को या फिर कॉलम को, रो या कॉलम किसको मर्जी आप चूज़ कर सकते हो। चलो इसमें हम रो को ही कर लेते हैं। तो मान लो हमने R3 को चूज़ किया, इसमें अब इसके कितने भी एलिमेंट हैं इसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि कैसे, अगर R3 को K से मल्टीप्लाई करें तो K A3 प्लस
के B3, सॉरी रो है तो ये तो ऐड क्यों करेंगे, के C3, ठीक है। यानी कि कोई रो या कॉलम को चूज़ करो और उसके सारे एलिमेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। हमने ये कौन सी है हमारी R3 को हमने चूज़ किया, उसमें सारी एलिमेंट को हमने K से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसको किसी रो को चूज़ किया तो रो में ही ऐड करेंगे, या फिर कॉलम को करते तो कॉलम में ऐड करते। कैसे, हमने यहाँ रो को चूज़ किया, अब इसको किसी इन सारे एलिमेंट्स को, कौन सी है हमारे पास R3 नया R3 बना है, ठीक है, इसको किसी दूसरी रो में ऐड करेंगे। तो कैसे, मान लो हम ऐड करते हैं इसे पहली रो में, तो पहली रो में इसे ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे, A1 प्लस के A3, A2 के B3, सॉरी ये तो B1 होगा यहाँ, B1 प्लस के B3, और यहाँ C1 प्लस के C3, ठीक है। यानी कि इसमें ऐड कर दिया कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी A1 के साथ के A3, B1 के साथ के B3 और C1 के साथ के C3, ठीक है। ऐसे किया ना हमने, और उसके बाद सारे एलिमेंट को यानी दोनों रो को ऐसे ही लिख देंगे, A2 B2 C2, A3 B3 और C3, ठीक है। अब इसमें हमें चेक करना है कि डेफिनेशन कह रही है अगर हम ऐसा कर दे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, यानी कि रिमेन सेम रहती है। अगर हम ऐसा करें और उसके बाद भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम नहीं होती है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 होना चाहिए। तो अगर हम ये चेक करें तो कैसे, हमने अभी पीछे प्रॉपर्टी नंबर 5 पे पढ़ रखा है कि कैसे, अब ये दो टर्म में लिख रखा है A1 प्लस के A3, B1 प्लस के B3, C1 प्लस के C3, इससे हम दो डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। तो अगर हम दो डिटर्मिनेंट इससे बनाएं तो हमें क्या मिलेगा, A1 प्लस के A3, सॉरी यहाँ ये नहीं आएगा, सिर्फ A1 आएगा क्योंकि दो डिटर्मिनेंट बना रहे हैं ना, A1 और यहाँ फिर आ जाएगा B1 और C1, और ये A2 B2 C2, A3 B3 और C3, ठीक है। अब पहले वाले टर्म तो हमने लिख लिए ना R1 के, अब दूसरा टर्म बचा जो हमने ऐड कर रखा है, तो हमारे पास एक डिटर्मिनेंट और बनने वाला है, के A3 के B3 के C3, और यहाँ A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। ये हमारे पास दो डिटर्मिनेंट बन गए। अब ये तो पीछे वाला सेम यही हो गया डेल्टा, ये वाला डिटर्मिनेंट तो डेल्टा ही है। अब हम इसे देखें तो इसमें आप गौर से देखो कि हम यहाँ से k कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, हम k कॉमन ले सकते हैं। अगर हम k कॉमन लेंगे यहाँ से तो यहाँ से k हट जाएगा, तो यहाँ k आ जाएगा ये, ठीक है। अब देखो पहली और तीसरी रो सेम है, आइडेंटिकल है, पहली और तीसरी रो आइडेंटिकल है, कैसी है, आइडेंटिकल। और पहली और तीसरी रो आइडेंटिकल है, इसका मतलब ये वाला डिटर्मिनेंट तो जीरो हो गया, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, ये तो जीरो के इक्वल है। इसका मतलब खाली ये तो बचा हमारे पास, और ये बचा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे, A1 के C3 B1 के B3 C1 के C3, ठीक है। और यहाँ A2 B2 C2 A3 B3 C3 इक्वल टू क्या आने वाला है, ये क्या है हमारा डेल्टा तो है, ठीक है, ये क्या है डेल्टा 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा। तो ये हमें डेफिनेशन कह रहा है कि अगर हम किसी रो के सारी एलिमेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें और उसको दूसरे रो या कॉलम में ऐड कर दें, तो हमने ऐसे ही किया, हमने R3 को चूज़ करा, उसमें k की मल्टीप्लाई की, उसे R1 में ऐड कर दिया। तो उसके बाद हमने देखा कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं हुई, डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा हमारा आ गया, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6 थी।
ये वैसे इतनी ज़्यादा अप्लाई होती नहीं है, ये बस पढ़ा देते हैं, कोई इसका इतना खास यूज है नहीं प्रॉपर्टी नंबर 6 का। ठीक है, तो इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे 4.2।